A very good noon to each and every one of you. I am Richa and you are watching Parcham. आज है 20th of February and it is 12 in the noon and it is time for our daily current affair session. तो चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत किससे? क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल मैंने आपसे पूछा था, यानी 19th of February को जब सेशन एंड हो रहा था, आई हैड गिवन अ क्वेश्चन टू यू. ठीक है, उसका आंसर डिस्कस करते हैं. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं. और उनका नाम आई हैड आस्क्ड यू बिकॉज हमने पूरा डिस्कशन किया था. ICJ क्या होता है, कितने जजेस होते हैं, प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, कितना कार्यकाल होता है, एवरीथिंग वी हैड डिस्कस. राइट आंसर क्या है? बिल्कुल, नवाफ सलाम. नवाफ सलाम हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICJ और ये लेबनान कंट्री को बिलोंग करते हैं. ओके, फिर जब हम कल डिस्कस कर रहे थे पूरे सेशन को, तो बीच बीच में भी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे. तो चलिए अब उसका आंसर डिस्कस करते हैं. आई हैव रैंडमली टेकन अ रिस्पॉन्स फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट और उसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे. एक मैंने आपसे पूछा था ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर रादर मैंने ये पूछा था कि विशाखापट्टनम में कौन सी नेवल कमांड हेडक्वार्टर्ड होती है. सो ईस्टर्न नेवल कमांड, हमारी जो इंडियन नेवी है उसके 3 नेवल कमांड्स हैं. एक हो गया हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड जो मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो विशाखापट्टनम में, और सदर्न नेवल कमांड जो ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोचिन केरला के अंदर हेडक्वार्टर्ड है. देन हम ज्ञानपीठ अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे कल. 2 व्यक्तियों से जुड़ा हुआ ज्ञानपीठ अवार्ड हमने डिस्कस किया. किन 2 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली? एक, चलो अभी नहीं बताती हूँ बिकॉज मैं लास्ट में वापस से क्वेश्चन करूंगी, या बता दूं? चलो बता देती हूँ. एक तो रामभद्राचार्य जी और दूसरे गुलजार साहब. ठीक है, इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. तब मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी कौन रहे जब ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ था. सो राइट आंसर इज जी शंकर कुरूप, जो कि एक मलयालम राइटर थे. इनको सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था. ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन कर लूँ आज. चलो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करते हैं. बताइए फर्स्ट फीमेल जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया हो, लिखिए. देन हम बात कर रहे थे जब ICJ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की, तब मैंने आपसे बात की थी प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है. तो बाकी सारे कौन से हैं? आई हैड आस्क्ड यू. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट. ये हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स UN के. एंड ये हमने अभी रिसेंटली क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस कर लिया. तो ये सारा जिस्ट था. वेरी गुड. और अब बहुत सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस का, सेशन के बीच के क्वेश्चंस का भी आंसर करने लग गए हैं. ये देख के मुझे आपका और परसिस्टेंट एटीट्यूड देखने को मिल रहा है दैट रेगुलरली आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, न सिर्फ स्टार्टिंग या एंड देख रहे हो, बीच का सारा डिस्कशन देख रहे हो. तभी ये क्वेश्चन ऑफ द डे के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका आंसर आप तभी दे पाओगे व्हेन यू आर वॉचिंग द सेशन नाइसली. सो गुड, शाबाश. चलिए आज के सेशन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, वन ऑफ द मेजर न्यूज़. और वो ये है कि पहली बार इंडियन बैडमिंटन टीम जो है वो एशियन चैंपियनशिप में विनर बन के लौटी है. ओके, पहली बार विमेन टीम तो किसी भी पदक पे पहली बार आई है एशियन चैंपियनशिप में, और गोल्ड हम पहली बार एशियन चैंपियनशिप में लाए हैं, भले से वो मेंस कैटेगरी हो या विमेन कैटेगरी हो. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. इंडिया बीट थाईलैंड. कौन सी कंट्री को हराया हमने? थाईलैंड को हराया टू विन फर्स्ट एवर मेडन, फर्स्ट एवर, पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप. कौन सी चैंपियनशिप है? एशिया टीम चैंपियनशिप. तो पूरे कॉन्टिनेंट लेवल पे टीम चैंपियनशिप्स थी और उसके अंदर यानी पूरी टीम ने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर हमारा पहला फर्स्ट एवर गोल्ड या विनिंग मेडल रहा है. सो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा इसको हम एशियन चैंपियनशिप सिर्फ ऐसे बोलेंगे तो जस्टिफाई नहीं होगा, एशिया टीम चैंपियनशिप हमें बोलना पड़ेगा. बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो कि कहाँ पे हुई? वेन्यू शाह आलम मलेशिया. कंडक्ट कहाँ हुई है? मलेशिया में. किसको हराया? थाईलैंड को. कौन जीता? इंडियन विमेन टीम जीती है. और ये चैंपियनशिप कब से कब तक हुई? February 13 to 18 इसको कंडक्ट करवाया गया था. हमारी जो टीम थी उसको लीड कर रही थी PV सिंधु, जो कि ओलंपियन हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में, और एक यंगस्टर जिनका नाम याद रखिएगा अनमोल खर्ब. अनमोल खर्ब जो हैं, पूछा जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं. सो शी इज़ बेयरली 17 ईयर्स ओल्ड, पर इन्होंने अपना इंडिविजुअल मैच भी जीता और टीम को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई अनमोल खर्ब. और इन दोनों ने एक तरह से लीड किया टीम को और हिस्टोरिक गोल्ड मेडल
इंडियन टीम जीत के आई है थाईलैंड को हराने के बाद। मेन टीम का क्या हाल रहा? सो मेंस टीम इस बार क्वार्टर फाइनल के अंदर हार गई और आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, लाइक हम बोल रहे हैं कि मेडन टाइटल है हमारा, तो फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में। इससे पहली बार हमारी मेंस टीम 2 बार ब्रॉन्ज ला चुकी है। ठीक है, सो इंडियन मेन टीम प्रीवियसली वन 2 ब्रॉन्ज 2016 में, 2020 में, लेकिन अभी तक गोल्ड तक हम नहीं पहुंचे थे और विमेन कैटेगरी में तो किसी भी मेडल तक हम पहले नहीं पहुंचे थे। ठीक है जी, याद रहेगा। सो एशियन टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन के केस में इंडिया जीती है, थाईलैंड को हराया है, मलेशिया के अंदर हुआ है 13 से लेके 18 फरवरी तक। चलिए अगली न्यूज की तरफ रुख करेंगे। एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट डे। आज है 20th ऑफ फरवरी, राइट। सो आज ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जिसे हम बोलते हैं। सो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2007 में कि हम इस डे को ऑब्जर्व करेंगे हर साल। क्यों? ताकि जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, जहां कहीं ना कहीं इनजस्टिस होने के चांसेस होते हैं, उनको टैकल किया जा सके, जैसे पॉवर्टी, सबको साथ लेकर के न चलना, जेंडर इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। सो इन इश्यूज की तरफ ध्यान लेकर के आना और इनके सोल्यूशन वर्कआउट करना, ये इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। थीम क्या रही भाई? अब थीम कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। सीधे ऑफिशियल सोर्स यानी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट से उठा करके थीम लाई गई है। ग्लोबल कोलिजन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। गैप्स को ब्रिज कीजिए, अलायंसेस को बिल्ड कीजिए, ग्लोबल कोलिशन कीजिए फॉर सोशल जस्टिस, ये थीम रही। थीम जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट होती है, अगर बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल डे हो, लाइक दिस। ओके, सो अब हम देखते हैं कि भाई आज हम जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगा, और जिन बच्चों के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पीडीएफ बैंक है क्या वहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। सो देखिए, आज आप जो भी पढ़ रहे हैं या डेली करंट अफेयर जो सेशंस आते हैं उनके पीडीएफ आपको परचम क्लासेस के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। कहाँ से जाएं परचम टेलीग्राम पे? तो टेलीग्राम ओपन करके परचम क्लासेस भी सर्च कर सकते हो। 2.5 लाख से ज़्यादा आपको वहाँ पे फॉलोअर्स दिख जाएंगे, तो पहचान लीजिएगा वो ऑथेंटिक परचम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वरना बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं। नहीं तो आप वीडियो का जहां टाइटल है उस पर क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर मोर पे क्लिक कीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। टेलीग्राम ऐप, वेबसाइट, iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब पे कैसे एक्सेस करें, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, एवरीथिंग इज देयर, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इंग्लिश का पीडीएफ अभी आपको मिल गया होगा, हिंदी का पीडीएफ 3 से 4 बजे तक आपको डेली सीए का मिल जाएगा। जिन बच्चों ने परचम ऐप डाउनलोड कर रखी है, आपको टेलीग्राम जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन होता है, फ्री मटेरियल सेक्शन में डेली के पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा द हिंदू की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दी जाती है और भी चीजें दी जाती हैं। जिनको वीकली और मंथली करंट अफेयर मैगजीन चाहिए, फिर आप वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। सिर्फ डेली सीए आपका पीडीएफ यहाँ मिलेगा, बाकी वेबसाइट पे मिलेगा parchamclasses.in के ऊपर। जिन बच्चों ने सीए सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल करंट अफेयर जो भी लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे होंगे उसके पीडीएफ आपको ऑटोमेटिकली यहाँ मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग मंथली मैगजीन एंड एवरीथिंग। जिन बच्चों ने पीडीएफ बैंक ले रखा है, ये सब तो मिलता ही है, साथ ही साथ बाकी सारे सेशंस के लेक्चर्स भी पीडीएफ भी मिल जाते हैं ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ओके, अभी तक अगर आप लोगों ने चेक नहीं की है जनरल साइंस की प्लेलिस्ट, तो गो एंड चेक इट आउट टुडे, बिकॉज दीपक सर इज टेकिंग योर सेशंस एंड ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा, ही इज वेरी अब्रेस्ट अबाउट इट, और वो उसी बेसिस पे आपके सेशंस ले रहे हैं। ईच एंड एवरी सेशन इज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। आपको पूरी थ्योरी, मतलब क्या, केमिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, फिजिक्स बहुत बड़ी होती है, कितना पढ़े नहीं पढ़े, हर बच्चा टेक्निकल भी नहीं होता, तो ये सेशंस अटेंड कर लीजिए, आपका काफ़ी सारा काम इजी हो जाएगा। इसके अलावा फिर इन्होंने आपके लिए कोर्स भी ले रखा है, सो वो भी आप फिर चेकआउट कर सकते हो। बट यूट्यूब के ऊपर जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी, कंसर्न है तो हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, नहीं तो ऐप चैट में लिख दिया कीजिए, टीम विल हेल्प यू। आगे बढ़ेंगे जी। 20 फरवरी को ही 2 स्टेट्स हैं वो अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इस दिन वो एज अ स्टेट एग्जिस्टेंस में आए थे। कौन से 2 स्टेट हैं? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। एक है सबसे उत्तर पूर्वी स्टेट अरुणाचल, और एक आता है मिजोरम। सो ये अरुणाचल आ गया, फिर न, मा,
और मी यानी नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। सो ये अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम साथ में अपना स्टेटहुड ऑब्जर्व करते हैं। कौन सी तारीख को? 20th of February को। सो अरुणाचल एंड मिजोरम को स्टेट का दर्जा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी मिला था ऑन 20th of February 1987। 1987 में हमेशा ऐसे याद करा देती हूँ ना, 85 मेरा बर्थ ईयर है, मेरे बर्थ ईयर से 2 साल बाद वाला 87 है। सो 85 से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे मैम के बर्थ ईयर से याद रख लिया करो। 1987 में 20th फरवरी को अरुणाचल और मिजोरम स्टेटहुड अटेन करते हैं। मिजोरम बनता है 23rd स्टेट ऑफ इंडिया और अरुणाचल उस समय बनता है 24th स्टेट ऑफ इंडिया। अब आज से मत कंपेयर करना कि मैम इतने स्टेट उतने स्टेट, उस समय की बात की जा रही है जब इनको बनाया गया था। मिजोरम 23rd स्टेट ऑफ इंडिया की तरह एग्जिस्टेंस में आया, अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह। अब सिर्फ इतना बोलने से तो काम नहीं चलेगा कि भाई इनके स्टेटहुड हैं, नहीं, थोड़ा सा इन स्टेट्स के बारे में ब्रीफिंग भी हम लेंगे। तो चलिए मैप की मदद से पहले तो इनकी प्लेसिंग देखो। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा पूरा आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस? दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, लेट मी जूम इट फॉर यू। ओके, ठीक है, अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, यहाँ पे क्या है? ये पूरा तिब्बत आ रहा है। सो तिब्बत हो गया अरुणाचल का बॉर्डर। इस तरफ क्या आ रहा है? ये म्यांमार आ रहा है। फ्री मूवमेंट रेजीम बंद करने की बात चल रही है ना, पूरी जो म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पे वायरिंग की जा रही है, डिमार्केशन किया जा रहा है, तो वो यहीं पे ये वाला जो हिस्सा है ये इतना, ठीक है। सो ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो 2 और तीसरा ये भूटान। सो ये 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ अरुणाचल अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम स्टेट बाउंड्रीज की बात करें तो ये असम हो गया और यहाँ पे ये नागालैंड हो गया। सो 2 स्टेट्स के साथ और 3 कंट्रीज के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देन सो लोकेशन, अरुणाचल एक माउंटेनियस स्टेट है बिकॉज जो हिमालयाज हैं वही इस तरफ ईस्टर्न साइड में आते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। तिब्बत, भूटान और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे इंडिया का। 500 से ज़्यादा रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स यहाँ के जंगल्स में पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर आप गवर्नर की बात करेंगे, सो लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जी, जिनको हमने कटप्पा से याद किया था, इफ यू रिमेंबर, KTP कटप्पा। और अगर आप सीएम की बात करें तो पेमा खांडू जी, राइट। देन कैपिटल इज ईटानगर। ईटानगर यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो हॉर्नबिल है एंड जो स्टेट एनिमल है उसको मिथुन कहा जाता है या बॉस फ्रंटालिस। फ्लावर यहाँ का फॉक्सटेल ऑर्किड है। बहुत सारी ऑर्किड वेराइटीज अभी हमने देखा। हाईएस्ट पीक यहाँ की कांगतो है, कांगतो। एंड यहाँ का एक जो एयरपोर्ट है डॉनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के अंदर। सो ये सारी ब्रीफिंग हमने स्टेट की ले ली। देखिए मैं हमेशा समझाती हूँ, ये मत समझिएगा कि मैम ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, जीके थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर और जीए या जीके आपस में एक दूसरे से डिसोसिएटेड नहीं होते, आपको साथ में ही पढ़ना होता है। चांसेस रिलेटेड न्यूज से जीके पूछे जाने के हमेशा प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। अब हम मिजोरम को देख लेते हैं जल्दी से। आ जाइए मैप के ऊपर मिजोरम। सो ये अरुणाचल हमने देखा था, ये रहा मिजोरम। कैन यू सी दिस एरिया? सो मिजोरम की अगर आप बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, सो ये आपका मिजोरम है, राइट। इस तरफ क्या आ गया? म्यांमार आ गया। और इस तरफ ये देखिए, ये कौन सी कंट्री है वाइट वाइट में? ये बांग्लादेश है। सो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ बांग्लादेश है। अगर आप स्टेट बाउंड्रीज की बात करें तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर, 3 स्टेट बाउंड्रीज हैं। ठीक है जी। चलिए, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना। और अब इससे रिलेटेड इन्फो देख लेते हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट है, हर तरफ लैंड है इसके, कहीं भी कोस्टल एरिया पे नहीं आ रहा है। एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये सारे बॉर्डर्स हो गए। मिजोरम, मिजो भाषा में इसका मतलब होता है लैंड ऑफ हिल पीपल। ओके, सो यहां से इसका मीनिंग आया। कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम आइजोल। हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का फांगफुई या ब्लू माउंटेन्स। सीएम है लाल दोहमा, गवर्नर है हरि बाबू कंभम पति। ओके, चलिए देन मूविंग ओवर टू अनदर न्यूज।
कल कुछ बच्चों ने आपत्ति जताई कि मैम आपने शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो बताया नहीं, आज उनकी जयंती है। तो देखिए कल जयंती थी। कई बार क्या होता है कि जब कोई एक मेगा इवेंट होने जैसे चांसेस होते हैं, किसी स्टेट में हो या कंट्री के किसी भी पार्ट में हो, तो सेम डे न्यूज़ ना लेकर के हम प्रेफर करते हैं अगले दिन लेना, ताकि अगर जैसे कल जयंती थी तो कल अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट घटना होती इस इवेंट से रिलेटेड तो आज कवर की जा सकती थी, एंड दैट इज व्हाई वी डिड नॉट टेक इट यस्टरडे। तो ये थोड़ा विजडम का पार्ट है कि अगर आज किसी की जयंती है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो आज सारे सेलिब्रेशंस होंगे ना, वो कवर होंगे, न्यूज़ में आएंगे रात तक, फिर हम उनको कल ले लेंगे। सो हैव सम पेशेंस। एक बच्चे ने कॉल भी किया था, मैम दिस इज नॉट फेयर। इट इज नॉट अबाउट फेयर एंड अनफेयर, ऑफ कोर्स वील बी कवरिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज, बट देन टाइमिंग हैज टू बी राइट। ओके, तो चलिए आज हम करेंगे, बिकॉज कल जयंती ऑब्जर्व की गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी, और उस पर बहुत सारे एमिनेंट लोगों ने इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जो विशेस हैं वो दिए। तो चलिए अब हमको क्या करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में उनकी जो बायोग्राफी है वो थोड़ी देखनी है। तो 19 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व की जाती है शिव जयंती या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, इसी को शिव जयंती भी कहा जाता है। सो 19 फरवरी एवरी ईयर, व्हाई? बिकॉज ही वॉज बोर्न ऑन 19 फरवरी 1630। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? हिल फोर्ट ऑफ शिवनेरी, जो कि पुणे में महाराष्ट्र के अंदर है। तो शिवनेरी फोर्ट के अंदर इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 को। पेरेंट्स का नाम शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। जीजाबाई जो अपने आप में बहुत अप्रतिम यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट छाप छोड़ती हैं शिवाजी महाराज के ऊपर, और उनको जो भी कल्चर से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड और स्ट्रेंथ से रिलेटेड सिखाया है। मेजरली माना जाता है कि इनकी मदर का काफ़ी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहा था। इनके मेंटोर काफ़ी सारे गुरु रहे या टीचर्स रहे, लेकिन मेन जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु स्वामी रामदास जी इनके गुरु कहे गए। ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। नेवी टैक्टिक्स हों या फिर वॉर टैक्टिक्स हों, उस सब में बढ़ चढ़ करके इनका नाम सामने आता है। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स रहे, फाउंडर ऑफ ग्रेट मराठा एम्पायर। ग्रेट मराठा एम्पायर अपनी मिलिट्री प्रोवेस के लिए जाने जाते थे, यानी मिलिट्री टैक्टिक्स देख लीजिए या मिलिट्री में किस तरह से कौन से पैंतरे अपनाने हैं, उन सब के लिए लोगों को एक साथ ला करके टैक्टिकल तरीके से युद्ध करना, ये शिवाजी महाराज की एक खास बात थी। काफ़ी बैटल्स इन्होंने जीती, जैसे प्रतापगढ़ की बैटल हो गई, और काफ़ी स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स इन्होंने जीते जो कि आपके लोकेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ फोर्ट। ओके, तो काफ़ी किले इन्होंने अपने अंडर में किए, काफ़ी सारी बैटल्स इन्होंने जीती, और इन्होंने मराठा नेवी की भी फाउंडेशन रखी। ओके, मराठा नेवी की इन्होंने नींव रखी है ताकि जो कोस्टल टेरिटरीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो ट्रेड रूट्स थे उनको भी सिक्योर किया जा सके। शिवाजी महाराज जो थे उनकी मृत्यु 1680 में होती है। 1630 में जन्म, 1680 में मृत्यु एट रायगढ़ फोर्ट। इसी रायगढ़ फोर्ट में ये अपनी देह त्याग करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कौन से दिन ऑब्जर्व की जाती है? 19 फरवरी को ऑब्जर्व की जाती है। चलिए अब एक सैड डिमाइस है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैन जो समुदाय के लोग हैं उनमें एक बहुत हाई दर्जे पे एक सेंट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दिगंबर पंथ या दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म को बिलोंग करते हुए जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी, इनका निधन हो गया। इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इन्होंने थोड़े दिन पहले खाना पीना छोड़ दिया था, बिकॉज इनको लग गया था कि ठीक है अब मुझे समाधि ले लेनी है, और धीरे धीरे फिर इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। और ये जो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था इसको कहा जाता है सल्खाना व्रत। सल्खाना व्रत, जिसमें खाना पीना एवरीथिंग त्याग कर दिया जाता है और समाधि में एक व्यक्ति बैठ जाते हैं और धीरे धीरे फिर उनकी शरीर छूट जाता है, और कहा जाता है ऐसे आपकी सोल का प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, सो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी कौन से सेक्ट ऑफ जैनिज्म को बिलोंग करते थे ये बताइए? अभी अभी मैंने आपको बताया 2 सेक्ट होते हैं जैनिज्म के, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। तो ये दिगंबर पंथी थे। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जैन सीयर। सीयर क्या होता है? सीयर यानी जिसको फ्यूचर दिखता हो, जो भविष्य वक्ता हो सकता है, जो आगे की देख पाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे मुनि होते हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो अपनी साधना के बल पे इतना ज़्यादा उनका सिक्स सेंस अवेक और ओपन हो जाता है कि वो आगे के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा ही जैन आचार्य विद्यासागर जी के बारे में भी कहा जाता था कि वो सीयर थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जैन सेंट्स रहे आचार्य श्री
108 विद्यासागर जी महाराज, ये यूजुअली लगाया जाता है, आप अपना रिस्पेक्ट पे करते हैं, उनकी दर्जा बताते हैं कि वो कितने ऊंचे सेंट रहे इसके लिए। एंड इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो चंद्रगिरी तीर्थ इन डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट के अंदर? स्टेट ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने अपना देह त्याग किया है आफ्टर टेकिंग सलेखना। सलेखना के बाद इन्होंने अपना देह त्याग किया। देन सलेखना एक अच्छा, अब ना ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर सलेखना पूछा जा सकता है वेरी प्रोमिनेंटली। सलेखना कौन से रिलीजन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस है, या सलेखना क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सलेखना इज जैन रिलीजियस प्रैक्टिस जिसमें वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से फास्टिंग की जाती है जब तक कि डेथ नहीं हो जाती। ओके, तो जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक आप फास्टिंग करते हो। अच्छा, आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 में हुआ था। कहाँ? कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, सदलगा के अंदर। ठीक है, कर्नाटका में जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ में इनकी मृत्यु हुई है। सलेखना इन्होंने प्रैक्टिस किया है, और ये कौन से पंथ को? दिगंबर सेक्ट या दिगंबर पंथ जो है उसको फॉलो किया करते थे। तो यहाँ पे हमें दिगंबर और श्वेतांबर पे थोड़ी सी लाइट डाल देनी चाहिए। जैनिज्म जो होता है उसके अंदर दो मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। श्वेत आंबर यानी श्वेत यानी व्हाइट, अंबर यानी वस्त्र। तो जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। दिगंबर यानी स्काई क्लैड, जो सीधे आसमान के नीचे रहते हैं, अपने ऊपर और कुछ धारण नहीं करते, या हम कह लें न्यूड रहते हैं, उनको दिगंबर जैनीस कहा जाता है। सो ये जो दो जो ब्रांचेस निकली जैनिज्म की, इनकी मेन मूल बातें ऑलमोस्ट सेम थी। 2-3 डिफरेंसेस थे। एक तो क्लैड को लेकर के, कपड़ों को लेकर के हो गया, एक विमेन को लेकर के इनमें डिफरेंस देखा जाता है। दिगंबर का मानना है कि विमेन जो हैं वो सीधे जो हम कहते हैं ना सैल्वेशन, कि उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो अटेन नहीं कर सकती, बिकॉज वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकती जो दिगंबर करते हैं। वो अपने वस्त्र त्याग नहीं कर सकती, वो इतने स्ट्रॉन्ग नियमों का पालन नहीं कर सकती। जबकि श्वेतांबर्स बिलीव करते हैं कि विमेन भी उतनी ही सैल्वेशन अटेन कर सकती हैं जितने मेन कर सकते हैं। और श्वेतांबर्स के अंदर काफ़ी विमेन भी आपको जुड़ी हुई दिखेंगी वाइट कपड़े पहने हुए। दिगंबर्स बिलीव करते हैं कि इंसान के लिए खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, और ये बहुत इजीली अन्न का और चीज़ों का त्याग कर देते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जबकि श्वेतांबर्स ऐसा बिलीव नहीं करते, इस बोलते हैं कि नहीं, इंसान है तो इंसान के लिए खाना ज़रूरी है। तो यहाँ इतने कड़े नियम कायदे जितने कि दिगंबर्स खाने को लेकर के फॉलो करते हैं वो यहाँ नहीं किए जाते। बाकी जो मेन बातें हैं जैन धर्म के अंदर वो दोनों ही सेक्शंस फॉलो करते हैं। सो दिगंबर्स एक और चीज मानते हैं कि महावीर जी की कभी शादी नहीं हुई, भगवान महावीर जो थे। और श्वेतांबर ये मानते कि नहीं जी, उनका विवाह हुआ था, यशोदा जी से उनकी शादी हुई थी और उनकी एक पुत्री यानी डॉटर भी थी विद द नेम प्रियदर्शनी। सो दीज आर सम डिफरेंसेस इन दिगंबर एंड श्वेतांबर्स। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लूं? चलिए बताइए, दिगंबर ब्रांच एंड श्वेतांबर ब्रांच को लीड किसने किया था? Who were the propounders बोल दीजिए या लीडर्स बोल दीजिए ऑफ दीज टू ब्रांचेस ऑफ जैनिज्म। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है सबको आंसर नहीं पता हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, पर कीजिए वो मेहनत। जब मेहनत करोगे चीज़ें याद रहेंगी, मैं हमेशा समझाती हूँ। ठीक है, नहीं तो ऑफकोर्स कल हमने डिस्कस करना ही है, जिनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। चलिए, अब हम ना पिछले 1-2 दिन के भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने रख लिए थे कि जब कोई इंपॉर्टेंट डे हम करेंगे तो साथ में उनको कपल कर लेंगे, तो रिटेंशन थोड़ा अच्छा रह जाता है। सो आज हम देख लेते हैं, एक 18th का इंपॉर्टेंट डे देखेंगे विच इज वर्ल्ड व्हेल डे, एक 17th का देखेंगे वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ठीक है, क्योंकि हम आज 20th के कर ही रहे हैं। सो 18 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड व्हेल डे, और एक्चुअली ये डेट स्पेसिफिक नहीं होते, ये डे स्पेसिफिक हैं, 3rd संडे इन फरवरी। ओके, तो ऐसे केसेस में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, बट इन एनी केस जहां हम इतने कर रहे हैं तो रिस्क नहीं लेते हैं, ले लेते हैं। सो वर्ल्ड व्हेल डे कब आता है? 3rd संडे इन फरवरी। 2024 में ये कौन सी तारीख को पड़ा? 18 फरवरी को पड़ा। और ब्लू व्हेल जो है एंटार्क्टिका की, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल मैमल यही है। गॉट इट जी? चलिए फिर हम आते हैं 17 फरवरी को इस साल मनाया गया वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ये इंडियन पैंगोलिन है। ओके, और ये भी अगेन डे स्पेसिफिक होता है, तारीख के हिसाब से नहीं मनाया जाता। ये 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को आता है। इस साल ये कब पड़ा? 17 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पैंगोलिन डे। दुनिया भर में पैंगोलिन की 8 स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से 8 एशिया में हैं और 8 अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं। जो इंडियन पैंगोलिन है वो इन्हीं में से एक स्पीशीज है, मैनिस क्रैसिकॉडेटा।
और इसको थिक टेल्ड पैंगोलिन भी कहा जाता है या स्केली एंट ईटर। इसकी स्केल्स की वजह से ना, इसके बॉडी पे ये जो आपको स्केल्स दिख रही है ना, इसकी वजह से कई लोग इसको रेप्टाइल कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये रेप्टाइल नहीं है, ओके, ये मैमल है और ये एंट्स खाता है। इसके मुंह में दांत नहीं होते, ज़बान निकालता है लंबी सी, और जो चींटियाँ और हम क्या बोलते हैं उसको, वाइट एंट्स वगैरह, उनको दीमक, ये सब खाता है। सो स्केली एंट ईटर है, नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है इंडियन पैंगोलिन, और ये शेड्यूल्ड 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के तहत प्रोटेक्टेड है। आप इसकी खरीद बेच नहीं कर सकते, इसका शिकार किया गया तो बड़ा जुर्माना लगेगा। लेकिन उससे रिलेट फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाला या ट्रैफिक किए जाने वाला, यानी कि छुप करके इसको ले लिया और बेच दिया, ट्रैफिक किए जाने वाला सबसे ज़्यादा एनिमल कौन सा है? पैंगोलिन ही है। और इतना ज़्यादा कि अब ये बिल्कुल इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ओनली मैमल्स विथ स्केल, रेप्टाइल नहीं है ये मैमल है, और अकेला ऐसा मैमल है जिसके बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें टीथ नहीं होते, ये एंट्स और टर्माइट्स खाते हैं। 8 स्पीशीज पैंगोलिन की, 4 एशिया 4 अफ्रीका में है, और इनकी जो स्केल्स हैं वो केराटिन से बनी हुई होती हैं, जिससे हमारे बाल बने हुए होते हैं। केराटिन प्रोटीन से ही इनकी स्केल्स बनी हुई होती हैं। क्यों एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये सारी स्पीशीज पैंगोलिन की? बिकॉज इनकी मास ट्रैफिकिंग या मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है। ओके, स्मगल किया जाता है इनको और बेचा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट डिमांड है एशिया में, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया में है, बिकॉज वहाँ पे इसका सूप बनाया जाता है, मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इसकी स्केल्स हैं वो मेडिसिनल वैल्यू रखती हैं, जबकि ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है। सो इसका मीट कंज्यूम किया जाता है एक डेलिकेसी की तरह, राइट। इसकी स्केल्स जो हैं वो मेडिसिनल, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं, और इसीलिए ये बिल्कुल एंडेंजर्ड हो रखा है। ठीक है जी, पैंगोलिन के बारे में हमने फैक्ट्स भी देख लिए। अब हम रुख करते हैं कुछ स्टेट्स की तरफ। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। कहाँ चल रहे हैं जी? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है यहाँ पे श्री कल्की धाम टेम्पल का। श्री कल्की धाम टेम्पल संभल, उत्तर प्रदेश के अंदर। कल्की अवतार विष्णु जी के 10 अवतारों में से आखिरी अवतार माना जाता है, जो कलयुग के अंत में विष्णु जी लेंगे। ओके, सो विष्णु अवतार या वैष्णवाइट जो धर्म या फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कल्कि अवतार होगा और 10वां अवतार होगा विष्णु जी का। और हमने पहले भी जनवरी के अंदर 10 अवतार विष्णु के पढ़े थे, राइट, इफ यू रिमेंबर, मंथली मैगजीन में भी उसका मेंशन है। सो पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल। तो सीधा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, श्री कल्की धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया? संभल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये मंदिर बनेगा। और ये लॉर्ड कल्की या भगवान कल्की को डेडिकेटेड होगा, जो कि 10वें और आखिरी अवतार माने गए हैं भगवान विष्णु के। और ये जो मंदिर है ये कंस्ट्रक्ट कौन करवा रहा है? कौन सी ट्रस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट है, जिसके चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। और अगर आपने न्यूज़ वगैरह थोड़ी बहुत देखी हो, अगर आप देखते हो, तो इन्होंने आकर के अपना पूरा भाषण वगैरह भी दिया है। पीएम मोदी जी ने न सिर्फ श्री कल्की धाम का फाउंडेशन स्टोन रखा, पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट भी किया है, उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, बिकॉज ही वॉज इन उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश ही बोला ना मैंने इससे पहले, कई बार मैं बोल गलत देती हूँ। सो ठीक है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उनको डेडिकेट करने हैं, जिसमें एम्स भी होगा, कुछ IITs के बारे में भी उन्होंने डेडिकेशंस करने हैं। तो जब ये आज सारी न्यूज़ हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ 10 लाख करोड़ फॉर उत्तर प्रदेश, और ये कहाँ डेडिकेट किए गए? इन लखनऊ, मतलब अनाउंसमेंट वहाँ से किया गया। प्रोजेक्ट्स अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, IT, ITES, एजुकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बहुत बड़े लेवल पे टूरिज्म हब बनने का पोटेंशियल भी उत्तर प्रदेश रखता है, ये भी पीएम मोदी जी ने अपने वक्तव्य में या एड्रेस में कहा। गॉट इट? सो श्री कल्की धाम टेम्पल संभल उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है। अगली खबर के लिए हम चलेंगे तेलंगाना। कहाँ चलेंगे? तेलंगाना। ये कौन सी बर्ड है? सैंड पाइपर जैसी दिख रही है ना, टिटहरी जैसी थोड़ी दिख रही है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार अफ्रीकन मेडिटेरेनियन वेडर बर्ड को स्पॉट किया गया है। कौन सी बर्ड है ये? वेडर बर्ड। प्रॉपर नेम अगर आप इसका देखोगे, स्पर विंग्ड लैपविंग इसको कहा जाता है। सो वेडर बर्ड है, जो कि ओरिजिनली कहाँ से है? अफ्रीकन मेडिटेरेनियन रीजन से है, और पहली बार भारत में देखी गई है। वो भी कहाँ? तेलंगाना के वारंगल में अमवारीपेट लेक
के पास इसको देखा गया है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी और उसमें भी अवार्ड्स की तरफ, एंड वी हैव टू डिस्कस बाफ्ता अवार्ड्स, राइट। सो 77th edition of British Academy Film Awards BAFTA 2024 were given. BAFTA ब्रिटिश फिल्म अवार्ड्स हैं, ऐसे समझिए टू मेक इट इजी। अच्छा, यहाँ पे दीपिका पादुकोण की पिक्चर क्यों, इनको भी बाफ्ता मिला है कि नहीं? इन्होंने एक अवार्ड कैटेगरी में प्रेजेंटर की भूमिका निभाई है, ठीक है। सो शी हैज बिकम द इंडियन एक्ट्रेस जिन्होंने बाफ्ता के अंदर एज अ प्रेजेंटर एक अवार्ड प्रेजेंट किया। सो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका ही एक्रोनिम है बाफ्ता, उन जिसको कॉमनली बाफ्ता कहा जाता है। 18 फरवरी 2024 को बेस्ट नेशनल एंड फॉरेन फिल्म्स फॉर द ईयर 2023 इसके अवार्ड्स दिए गए। कहाँ पे? लंदन के साउथ बैंक सेंटर के अंदर। दीपिका पादुकोण फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री प्रेजेंटेड बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म अवार्ड। कौन सा अवार्ड इन्होंने प्रेजेंट किया? बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म अवार्ड। अच्छा, अब जो मूवी सबसे ज्यादा छाई रही बाफ्ता में ओपेनहाइमर थी, जिसको टोटल कितने अवार्ड्स मिले? 7 अवार्ड्स मिले। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले। फिर पुअर थिंग्स सेकंड मोस्ट अवार्डेड मूवी रही, जिसको 5 बाफ्ता अवार्ड्स मिले हैं। सो ओपेनहाइमर एंड पुअर थिंग्स। ओके, सो ये रही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो आपको देखनी है। अब आप बोलोगे मैम जो दीपिका पादुकोण ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म अवार्ड दिया वो भी इसमें होना चाहिए था, व्हाई हैव यू नॉट इंक्लूडेड? आई हैव नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ये जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिसको आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म मिला है, उसी को बेस्ट नॉन ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड, बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड भी इसी को मिला, अभी मैं बता दूंगी। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये पॉपुलर कैटेगरीज जो आपको पता होनी चाहिए। सो बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, डायरेक्टर भी ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलन, एक्टर भी इसी के किलियन मर्फी या सिलियन मर्फी, दोनों प्रोनाउंसिएशंस स्टैंड राइट फॉर हिम। लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, शी इज एमा स्टोन, ओके, फॉर पुअर थिंग्स। सो लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला है फॉर पुअर थिंग्स। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, सो द जोन ऑफ इंटरेस्ट, और इसी को मिला है नॉन इंग्लिश बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड, जो कि दीपिका पादुकोण ने दिया। देन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही 20 डेज इन मरुआपोल, ओके। सो मरुपोल 20 डेज इन मरुआपोल, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और बाकी सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। बाफ्ता अवार्ड्स 2024, गॉट इट। चलिए, सो आज की जितनी भी प्रोमिनेंट न्यूज़ थी जो आज हमें कवर करनी थी वो हमने कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ। आज का सेशन भी कंपैरेटिवली छोटा है। अगेन जब न्यूज़ जैसी होगी उस हिसाब से सेशन की लेंथ हो जाएगी। सो कल अब हम पीएम मोदी की जो भी विजिट अभी चल रही हैं और जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विथ ऑल अदर न्यूज़ विच कम अप एज एंड हाउ। सो रिवीजन क्वेश्चन के लिए रेडी है? जो भी हमने अभी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और कल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे। पर उससे पहले जिन बच्चों को अपनी जनरल अवेयरनेस की तैयारी भी करनी है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, सो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस कोर्स ऑन परचम ऐप। इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, फ्री क्लासेस ले लीजिएगा, और इसमें स्टैटिक जीके मैंने पढ़ाया, सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली भी मिल जाएंगे, पूरा पैकेज भी मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल टियर 2 लेवल तक की तैयारी इसमें आपकी हो रही है। इसके अलावा कोई भी वनडे आप एग्जाम दे रहे हो आप इस पे जा सकते हो, आप स्टेट पीएससीज दे रहे हो आप इस पे जा सकते हो, सीडीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर अभी तक बेस ही बना हुआ नहीं है तो अगेन इस पे जा सकते हो। ये आपके सीडीएस का भी 70-80% तैयारी का लेवल कवर करवा देगा। ये इतना अच्छा बना हुआ कोर्स है। क्लैट हो, सीयूईटी हो, जो भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, यू कैन रेफर टू इट। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन फॉर यू। जैन सियर आचार्य विद्यासागर passes away recently. Who passes away? Okay, जैन सियर आचार्य विद्यासागर who passed away recently was born in which state in India? भारत के कौन से राज्य में जैन आचार्य विद्यासागर जी का जन्म हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। He was born in which state in India? आंसर वुड बी कर्नाटका। और इनकी डेथ कहाँ हुई, इन्होंने प्राण कहाँ दिया? आगे छत्तीसगढ़ के अंदर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया beats which country to win first ever बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल? भारत ने अपना पहला मेडन बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल जीता है। कौन सी कंट्री को हरा करके? क्या होगा आंसर? किसको हराया जी? थाईलैंड को हराया। कहाँ हराया? मलेशिया के अंदर हराया। ठीक है, नेक्स्ट। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑब्जर्व देयर स्टेटहुड डे ऑन विच डेट? 1987 के अंदर
अरुणाचल और मिजोरम स्टेट के दर्जे के अंदर आए कौन सी तारीख को? तारीख पे तारीख बताइए जल्दी से। आज हमने काफ़ी सारी डेज की देखी है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया, कंफ्यूज हो सकते हो। 20th फरवरी, ओके 20th फरवरी। एंड वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट, या विच इंडियन एक्ट्रेस प्रेजेंटेड एन अवार्ड फॉर द कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म presented the award for the category Best Non-English Film at the 77th British Academy Film Awards 2024। BAFTA 2024 में किस इंडियन एक्ट्रेस ने नॉन इंग्लिश फिल्म, बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी के लिए अवार्ड प्रेजेंट किया? कौन है वो एक्ट्रेस? हाँ, ये तो बिल्कुल याद कराने की जरूरत ही नहीं है ना, दीपिका पादुकोण। चलो अब प्रीवियस डे का प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन। सेकेंड एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज विल बी कंडक्ट in विशाखापट्टनम फ्रॉम इज बीइंग कंडक्टेड हो गया अब तो, ये है ना। सो विशाखापट्टनम के अंदर मिलान एक्सरसाइज चल रही है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। 50 से भी ज्यादा देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 12th एडिशन होगा बाबा, ये सेकंड नहीं है, 12th एडिशन। 12th एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम फ्रॉम कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी? सो द राइट आंसर विल बी 19 to 22 February। गॉट इट? Which tennis player has won Qatar Open for a third straight year? ये न्यूज़ भी हमने कल पढ़ी थी कि एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार कतर ओपन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है और वो है वर्ल्ड नंबर 1 ईगा श्वेटेक। वेरी गुड। चलिए देन INSAT 3DS, ISRO's new weather satellite, which was launched recently from Sriharikota, has been launched on which launch vehicle? अगेन कल डिस्कस किया था, INSAT 3DS है, एक मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, क्लाइमेट की स्टडी करेगी, वेदर की स्टडी करेगी, उसको लॉन्च किया गया है, राइट। और कौन से लॉन्च व्हीकल पे लॉन्च किया गया है? नॉटी बॉय भी कहा जाता है इसको, GSLV का F-14, GSLV को नॉटी बॉय ऑफ इसरो कहा जाता है बिकॉज कई बार गड़बड़ियां कर देता है लॉन्च में, पर इस बार सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। Who has or have been conferred with 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स 2023? 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? अनाउंसमेंट हो चुका है, कल पढ़ा था ये हमने, बताइए। सो कौन है दो लोग? आंसर विल बी गुलजार जी एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। And this, my dear girls and boys, is your question of the day. Shri Kalki Dham temple will be built in which state of India? श्री कल्की धाम मंदिर जो है वो भारत के कौन से राज्य में बनेगा? नींव का पत्थर रख दिया गया है। राइट डाउन योर आंसर। एंड इसी तरह से अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अलॉन्ग विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड ऑप्ट फॉर मंथली सवाल ई बुक जो आपको परचम classes.in वेबसाइट पे मिल जाएगी और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन परचम ऐप पे मिल जाएगा। हर महीने 150 से भी ज़्यादा MCQ करंट अफेयर के विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कल मिलेंगे सेम टाइम दिन के 12 बजे जहां मैं लाइव चैट में आपके साथ मौजूद रहूंगी और ये सेशन प्रीमियर किया जाएगा so that we can cover all the important current affairs for all the important examinations in India. Take good care of yourself. Bye bye.